Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the emphysema and asthma. So dear students, let's move to the classboard. So dear students, another respiratory disease or disorder, that is asthma. So dear students, asthma, या इसको हम उर्दू में बोलते हैं दमा एलर्जी. Clear? So it is basically an allergic reaction. तो सबसे पहले स्टार्ट ही हम इसी से लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, दैट इट इज एन एलर्जिक reaction which leads to the inflammation of the bronchial tubes. So allergic reaction basically it is disease के अंदर, dear students, the person becomes sensitive. In this, the airways become sensitive to certain chemicals which are called as allergens. So in asthma, the airways, especially the bronchioles, become sensitive to allergens. And what are allergens? Allergens, they are defined as any substance or any chemical substance that causes allergy. And these include, for example, it may be the pollens. Clear? जो pollen grain singular है और plural में इसको pollens कहा जाता है. Pollens हो सकते हैं. It may be the spores, वो spores हो सकते हैं. It may be the smoke of tobacco. It may be pollution or pollution के अंदर जो chemicals, air pollution like the lead oxide, etc., and humidity, and cold, and the cooking fragrance even.
और इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हो सकते हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एयरवेज की। सो दीज वेरी केमिकल्स दे आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। ये एलर्जेंस जैसे ही इनहेल होते हैं तो ऐसा शख्स द पर्सन हुज एयरवेज आर सेंसिटिव टू पर्टिकुलर इनमें से किसी एक केमिकल के साथ, इवन के परफ्यूम्स, सो यू कैन ऑल्सो ऐड द परफ्यूम्स सभी हो सकते हैं, ठीक है, परफ्यूम्स। फौरी तौर पर क्या होगा, देर इज द कंस्ट्रिक्शन, द सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द airways, clear? So it leads to, as soon as the allergen enters the sensitive airways, it causes the spasmodic contraction of the muscles of bronchioles. Dear students, एयर पैसेजवे जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने बात की थी कि ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस आके डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू एंड फॉर्म्स ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल कब बनता है, जबकि डिवीजन जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर के करीब करीब रह जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल्स दे आर डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्टिलेज, उनमें कोई कार्टिलेज नहीं होती, ना वो प्लेट्स की शक्ल में, ना वो सी शेप्ड कार्टिलेजेस, बल्कि उनके अंदर क्या होती हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। याद है आपको, एमसीक्यूज के लिए भी मैंने मार्क करवाया था इसी चैप्टर के अंदर। तो इनके जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी स्पैस्मोटिक कंट्रैक्शन होगी। स्पैस्मोटिक का मतलब होता है, इट मीन्स इनवॉलंटरी, सडन, क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन। सो जैसे ही वो सेंसिटिव केमिकल्स पहुंचेंगे सो उन एयरवेज को फौरी तौर पर इट विल लीड टू द कंस्ट्रक्शन, क्लियर, द ब्रोंको कंस्ट्रक्शन से इसको कहा जाता है। जब वो एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो गया तो अब चूंकि एयर पैसेज था वो कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा कि उसमें से फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इट लीड्स टू the release of inflammatory chemicals called histamine। इसको भी हम सीक्वेंस के लिए मार्क कर लें। हिस्टामीन ये केमिकल है, चैप्टर नंबर 14 में भी आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ब्लड सेल्स में। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर ल्यूकोसाइट्स, द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको हम दो मेन ब्रांचेस में कैटेगराइज करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 3 तरह के होते हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में 2 तरह के केमिकल्स निकलते हैं, एक तो हिस्टामीन जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और दूसरा होते हैं हेपारिन जो कि एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। तो जैसे ही ये एलर्जन आएगा, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो जो बेसोफिल्स हैं दे विल स्टार्ट रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामीन, जिसकी वजह से क्या होगी, इट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन में इस तरह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो एयर पैसेज वे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो इट इज एसोसिएटेड विद asthma, is associated
with paroxysm of difficult breathing। पैरोक्सिज्म का मतलब होता है सडन अटैक। इसके ऊपर मीनिंग आप लिख सकते हैं ताकि याद रहे। इट मीन्स द सडन अटैक, किसी भी चीज़ का अचानक जो अटैक होता है उसे पैरोक्सिज्म कहते हैं। और ये किस चीज़ का सडन अटैक होगा? डिफिकल्ट ब्रीथिंग का, विच इज फॉलोड बाय कंप्लीट रिलीफ। उसके बाद मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। एंड रिकरेंट एट मोर और लेस इंटरवल्स। वक्फे वक्फे से, बाज़ का ज़्यादा यानी इंटरवल यानी वक्फे के बाद, ड्यूरेशन के बाद, बाज़ का थोड़े ड्यूरेशन के बाद सडन जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट स्टार्ट हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। और इसमें फिर जो सबसे मेजर चीज़ है दैट इज़ द कफ। क्लियर? इसमें कफ स्टार्ट हो जाएगी। अब कफ किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। एक तो इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। दूसरा यहाँ पर इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये सिचुएशन बहुत यानी कि डेंजरस हो सकती है। समटाइम्स इट मे लीड टू डेथ। सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्रोंक्यूल। तो ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ये ब्रोंक्यूल एक तो ये इन्फ्लेम हो चुकी, इस तरह से स्वेलिंग हुई पड़ी है, इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस बताए थे। और साथ ही साथ में म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है। क्लियर? तो ये सिचुएशन कंपाउंड हो जाएगी, मोर डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द इन्फ्लेम्ड ब्रोंक्यूल। और यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली द म्यूकस। तो म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डायमीटर भी कम हो चुका है, म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी और खांसी का एक दौरा पड़ेगा, एक अटैक होगा, एक पैरोक्सिज्म होगा। और इसमें सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। क्लियर? और ये स्टार्ट कब होगा? जैसे ही वो एलर्जन जो है जिससे वो एयरवे सेंसिटिव है, वो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। सो जैसे ही इनहेल हुआ ही तो ये काम स्टार्ट हुआ नहीं। क्लियर? और इसमें आम तौर पर क्या किया जाता है? तो ऐसे लोग जो इससे सेंसिटिव होते हैं, एयरवेज यानी जो एलर्जिक, जिनको एस्थमा होता है, दे यूज़ ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स ये केमिकल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द इनहेलर्स। ठीक है? ब्रोंकोडाइलेटर्स, द केमिकल्स which dilate the bronchioles, वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगी, उनको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहा जाता है। यूजुअली प्रेजेंट इन द इनहेलर्स। तो वो इनहेलर्स जो होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो इनहेलर वो जो ऐसे 2 से 3 पफ लिए जाते हैं और उसको डीपली फिर ऐसे इनहेल किया जाता है। सो इससे काफ़ी जो है वो अफाका हासिल हो जाता है। क्लियर? नाउ अनदर डिजीज इज देयर दैट इज एम्फाइसीमा।
So emphysema basically it is the breakdown of walls of alveoli. इसमें जो alveoli की walls होती हैं वो ब्रेकडाउन, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है. किस वजह से? Due to certain chemicals present in cigarette smoke. तो ऐसे लोग जो चेन स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर समझते हैं, अभी एक सिगरेट ख़त्म हुआ नहीं और उसी के एंड से फिर दूसरा लगा लिया, फिर उससे तीसरा लगा लिया, वो दिन में 2 से 3 पैक जो होते हैं सिगरेट्स के वो फूक जाते हैं, मतलब कि उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज द चेन स्मोकर्स. तो उनके अंदर ख़ास तौर पर ये डिजीज़ होती है कि उनके अंदर सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो मुसलसल क्या करते हैं, एल्वेओलाई की वॉल्स को वीक करते रहते हैं. वीक करने से फिर क्या होगा इनके, क्योंकि जो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन होती है. ठीक है, इसका आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ. सो द chemicals in smoke leads to excessive mucus production and weakening of alveolar walls that leads, अब म्यूकस जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा. सो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कैसे करेगी? दैट लीड्स टू कफ, उससे फिर खांसी होगी, क्योंकि कफ जो है ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अल्लाह ताला की तरफ से. जब भी हमारे एयरवे के अंदर कोई चीज़ जाने की कोशिश करती है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे जो बॉडी है उसको कफ अप करती है. ठीक है, उसको खांसी के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करती है. तो स्मोक में जो केमिकल्स हैं वो म्यूकस की प्रोडक्शन को जब इंक्रीज़ करेंगे तो म्यूकस जब नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, द बॉडी विल ट्राई टू रिमूव इट बाय कफ. अब ये कफ हल्की हल्की रहेगी, ये ख़ास किस्म की कफ होती है, इसे कहते हैं स्मोकर्स कफ. दैट इज कॉल्ड एज स्मोकर्स कफ. ये मुसलसल हल्की हल्की खांसी करते रहते हैं, जैसे पूरा दिन खांसते रहते हैं. तो साथ साथ एल्वेओलाई की वॉल्स वीक हो चुकी हैं. सो द कफिंग leads to the bursting of alveoli. alveoli क्या होंगे, उससे वो फटना शुरू हो जाएंगे. इससे क्या होगा, the small alveoli जो फट गए वो तो ख़त्म हो गए, the small alveoli अब जो बच गए हैं unite to form large sacs. ठीक है, वो छोटे छोटे क्वाइल्स करके यूनाइट करके एक बड़ा सैक बना देंगे. सो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू इंक्रीज वॉल्यूम. वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया क्योंकि वो आपस में जुड़ के एक बड़ा सैक बन गया, बट डिक्रीज्ड सरफेस एरिया. उनका सरफेस एरिया क्या होगा, वो कम हो जाएगा. जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स इट लीड्स टू which manifest
as difficult breathing, उसमें फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही बॉडी को. And the face of the person becomes pink. वो ऐसे रेड पिंकिश उसके ऊपर ह्यू आना शुरू हो जाता है. किस वजह से? ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन. इसी वजह से इसको एम्फाइसीमा वाले पेशेंट्स को पिंक पफर्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक पफर्स. यानी जैसे वो स्मोक करने की कोशिश करते हैं तो उनका चेहरा ऐसे पिंकिश कलर का हो जाता है. और खांसी होने की वजह से सही तरह से चूँकि वो ऑक्सीजनेशन सही तरह से नहीं हो रही टिश्यूज़ की, सो यहाँ पर सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं वो नुमाया होंगे. और इस वजह से इनको पिंक पफर्स भी कहा जाता है. इनका चेहरा वो पिंकिश ह्यू जो है वो उसमें अटेन कर लेगा. सबसे अजीब बात यह है कि इसमें द फिजियोलॉजिकल डेड एयर स्पेस इज इंक्रीज्ड. अब ये डेड स्पेस क्या है? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे एल्वेओलाई मौजूद हैं. ठीक है, एल्वेओलाई कहाँ पर होते हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर प्रेजेंट इन द एयर सैक. ये एयर सैक के अंदर मौजूद होते हैं. अब ये वाला बर्स्ट हो गया, ये वाला बर्स्ट हो गया, ये वाला बर्स्ट हो गया, तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक बड़ा सा सैक बना दिया. तो आपने पढ़ा ग्रेड 9 के अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में कि अगर एक वॉल्यूम के अंदर एक ही बड़ा सा सेल हो और उसी वॉल्यूम के अंदर उसी में छोटे छोटे सेल्स हों, तो छोटे छोटे सेल्स उसी वॉल्यूम के अंदर जो मौजूद हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो सिंगल ही हो. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये एक कमरा है और उसमें ये आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी की पार्टीशन करके आप 2 या 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लें तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा लेकिन सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो गया. तो ये एल्वेओलाई के जो होते हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होते हैं. तो जब वो कफ किया, सडनली कफ करते करते क्या होगा? क्योंकि वॉल्स वीक हो गई तो वो बस्ट कर गया, एल्वेओलाई बस्ट. अब जो रिमेनिंग एल्वेओलाई वो क्या करेंगे? दे विल यूनाइट टू फॉर्म अब लार्ज एयर सैक्स. वो इस तरह से, तो इससे वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ लेकिन सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया. अब यहाँ पर सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो एयर यहाँ पर आई है वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकती. तो यहाँ पर डिफ्यूजन कम होगी, डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा. सो एयर तो है लेकिन वो डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही. इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड एयर स्पेस. ये वाला एरिया जहाँ पर एल्वेओलाई कंबाइन कर चुके थे और यहाँ पर एयर भी आई लेकिन वो एयर गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही, इसलिए इस एयर को हम कहते हैं द डेड एयर स्पेस. ठीक है, इसको फिजियोलॉजिकल डेड एयर स्पेस भी कहेंगे, जो कि यूनाइट करने से इन एल्वेओलाई के आपस में मिलने से बनी है. क्लियर? और आपको याद होगा जब ये डिजीज़ डायग्नोस होती है 50 to 70% लंग टिश्यू इज डैमेज्ड. आमतौर पर, ठीक है, यूजुअली व्हेन इट इज डायग्नोस्ड, जब ये डायग्नोज होती है तो फिर इसका मतलब है आप जो बच्चे कुचे हैं, क्योंकि लंग टिश्यू जैसे हम मैच्योरिटी अटेन करते हैं, हमारी जो ग्रोथ एज जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो चुका है, एडोलेसेंस से हम ऊपर जा चुके हैं और 18 से 19 साल और आमतौर पर 20 साल यानी कि ये वेरी करता है. उसके बाद जितने एल्वेओलाई बन चुके थे उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बनेंगे. जो डेड हो गए सो डेड हो गए, अब रिमेनिंग पे गुजारा करना सारी ज़िंदगी. तो इस वजह से इनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ख़ास तौर पर रहती है. और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो उनसे ये एल्वेओलर डक्ट्स और ब्रोंकियोल्स भी, इवन के जो उनसे ब्रोंकियोल्स होती हैं, ये ब्रोंकियोल्स ये भी कोलैप्स कर जाती हैं. तो ये जब कोलैप्स कर जाएंगी सो तब भी डिफ़िकल्टी होगी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? एयर अंदर तो आ गई लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, ट्रैप हो जाती है. ठीक है, तो और वो गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो पा रही. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ क्रिटिकल डिजीज़. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा.
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।